क्या वेयरवुल्फ रियल में होते हैं? क्या वेयरवुल्फ यानी मानव भेड़िया, इसका कोई रियल में ऐसा कोई स्टोरी है जो कि ऐसा था मानव भेड़िया, या फिर ये जस्ट एक कंप्लीट फिल्मी कॉन्सेप्ट है? और स्ट्रिंग थ्योरी जो कि विज्ञान की सबसे भयंकर थ्योरी है, सबसे मिस्टीरियस, वो क्या है आखिर? फैक्ट नंबर 8, आप इस वीडियो को अपने फोन या लैपटॉप पे देख रहे हो। किसी भी चीज पे आप जूम करोगे तो आपको मल्टीपल पिक्सल्स दिखेंगे, ऐसा कुछ। फिर आप और जूम करोगे तो आपको मॉलिक्यूल्स दिखेंगे जो ऐसे रहेंगे, गुच्छे एटम्स के मॉलिक्यूल्स। आप और जूम करोगे आपको कुछ ऐसा सीन दिखेगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। लेकिन बात यह है कि आप अगर इसके अंदर भी जूम करोगे तो यहाँ पे जो कन्वेंशनल फिजिक्स है वो ब्रेक डाउन हो जाती है, क्योंकि यहाँ से आपको स्ट्रिंग्स दिखना शुरू हो जाती है, स्ट्रिंग्स, और वो कुछ ऐसे दिखते हैं, टाइनी फिलामेंट ऑफ एनर्जी, जिसको कि स्ट्रिंग कहा जाता है। और ये जब फिलामेंट वाइब्रेट करते हैं तभी ये आपको उस वाइब्रेशन के चलते वो आपको सॉलिड, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के रूप में दिखता है। इसका मतलब वैज्ञानिकों को ये पता चला है कि हमारी जो रियलिटी है वो स्ट्रिंग्स हैं। मतलब जैसे धागा होता है ना, धागा मुड़ा हुआ, कैसा धागा अगर अपने आप को समेट के एक गोल पदार्थ में बना दे, और वो बेसिकली धागा ही है ना, हम लोग उसको अनरैप करेंगे तो धागा निकलेगा, उसको अगर रैप कर देंगे तो गोल बन जाएगा। कुछ वैसे ही हमारे रियलिटी का नेचर है। हमारी रियलिटी भी टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग से बनी हुई है, जो कि बहुत ही अजीब बात है। जो क्वार्क्स की खोज हुई थी, क्वार्क्स क्या है? वो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स जो कि एक पैटर्न में वाइब्रेट कर रहे हैं, उसी को क्वार्क कहते हैं। बट एट द बेसिक लेवल धागा जैसा कुछ दिखेगा आपको, जो कि हमारी रियलिटी को बना रहा है। ये कितनी गजब बात है। मतलब ये माइक, ये लैपटॉप, ये पूरी दुनिया बेसिक अगर जूम करते हुए देखें, मतलब ये सब साइंस का एकदम क्रेजी पार्ट है जिसको कि ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है। लेकिन अगर आप जूम करके देखोगे तो आपको धागा, स्ट्रिंग दिखेगा, वाह। और उन्हीं स्ट्रिंग्स पे आप जूम आउट करोगे तो आपको जूम आउट करते करते आपका मोबाइल डिवाइस दिख जाएगा। मतलब डीप इनसाइड योर डिवाइस देयर इज नथिंग बट डांस करते हुए, वाइब्रेट करते हुए जो स्ट्रिंग्स का एक पैटर्न है, वही मिलके आपका मोबाइल फोन या फिर आपको बना रहा है। फैक्ट नंबर 7, कुछ फुल फॉर्म्स है जो कि शायद ही आपको पता हो। जो फेमस कंपनी है आइकिया, उसका फुल फॉर्म क्या आपको पता है? आइकिया का फुल फॉर्म है इंगवार कैम्पार्ड एल्मट्रैड एगोनियाड। मतलब ये सबसे फेमस कंपनी है जो हम लोग आइकिया बहुत जगह सुनते होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन उसका एक्चुअल में फुल फॉर्म इतना कॉम्प्लेक्स है। और ये जो पढ़ा है, इसमें जो पहला वर्ड है इंगवार कैम्प्राड, वो तो इसके फाउंडर के नाम पे है। एल्मट्रैड जो है ये उसी फार्म का नाम है जहाँ पे वो बड़े हुए थे, और एगोनियाड उनके नियर बाई गाँव का नाम है, और इसी के नाम पे इन्होंने ये कंपनी को ओपन किया था। पीवीआर का फुल फॉर्म तो मैंने आपको बताया ही था, प्रिया विलेज रोड शो। फैक्ट नंबर 6, जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये अभी के टाइम की सबसे क्रेजी टेलीस्कोप है। ऐसा क्यों? मतलब इंसान का टेक्नोलॉजी कितना एडवांस्ड हो सकता है उसको ये दिखाता है। क्या है कि ये जो टेलीस्कोप है ये इतना पावरफुल है, मतलब इसका अगर पावर को हम लोग मेजर करें ना, तो आपको मैं कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है, ये हीट, किसी भी जगह पे गर्मी या हीट को सेंस करने में इतनी काबिल है कि अगर चांद पे एक बम्बल बी है, उसके बॉडी का जो हल्का सा हीट है, ये टेलीस्कोप उसको भी सेंस कर सकता है। चांद जो है वो इतना दूर है यहाँ से, और वहां पे कोई लाइट बल्ब जल रहा, मान लो बम्बल बी, या फिर बी तो इतना छोटा सा होता है ना, तो बम्बल बी हो या फिर चांद पे जलता हुआ एक छोटा सा एलईडी लाइट हो, ये धरती पे रह के उसका हीट कितना है वो मेजर कर सकता है लिटरली। लाइट बल्ब तो बड़ी ही चीज हो गई, लेकिन एक छोटी सी क्रिएचर जो कि चांद पे मौजूद है 4 लाख किलोमीटर दूर, उसको धरती इतने डिस्टेंस से वो मेजर करके स्टडी कर सकता है। एंड इसलिए ये टेलीस्कोप लाखों करोड़ों लाइट ईयर्स दूर मौजूद जो प्लैनेट्स, तारे, गैलेक्सीज, ब्लैक होल, ये सब है, इसको स्टडी करने में काम आती है, और इसलिए इसको आज तक का सबसे एडवांस्ड टेलीस्कोप माना जाता है। ये बहुत ही गजब बात है।
फैक्ट नंबर 5, लाइट अप्रोक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाता है। लेकिन क्या आपको पता है यही लाइट जब पानी में ट्रेवल करता है तो उसका स्पीड घट के 2,25,000 किलोमीटर पर सेकंड पे आ जाता है। मतलब इतना डिफरेंस आ जाता है पानी के अंदर, क्योंकि वो पानी के अंदर के मॉलिक्यूल्स वैक्यूम से अलग है ना। और वही ग्लास यानी शीशे के थ्रू अगर आप लाइट को पार करते हो तो वो 3 लाख से 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड पे आ जाता है। तो ये देख के मेरे मन में सवाल आया कि लाइट के स्पीड को अगर बदला जा सकता है, अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है लिटरली, तो वैज्ञानिक जरूर इसका कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाए होंगे कि सिर्फ दुनिया का ही नहीं बल्कि हमारे ब्रह्मांड का सबसे तेज जो चीज है लाइट, उसको कितना स्लो करने में वो कामयाब हुए होंगे। तो इसका आंसर आप जान के चौंक जाओगे, जस्ट 38 मील प्रति सेकेंड यानी 61 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से जस्ट 61 किलोमीटर पर सेकेंड पे वो लाइट की स्पीड को घटाने में कामयाब हो गए। That's crazy। और इसी इंसिडेंट से रिलेटेड आप आर्टिकल को भी अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। अब यहाँ पे सबसे मेन बात है, इसको आपको एकदम फोकस से सुनना होगा, मतलब बहुत ही अमेजिंग नॉलेज है कि यहाँ पे लाइट की स्पीड घट नहीं रही है। लाइट जो है, फोटॉन्स जो ट्रैवल करते हैं वो बहुत ही ढीठ है। वो जो है स्पीड 3 लाख किलोमीटर उससे जरा सा भी कम नहीं होते हैं। वो एक्चुअली क्या है कि लाइट का स्पीड कम नहीं होता है, बल्कि जिसमें वो ट्रैवल कर रहा है, फॉर एग्जांपल ग्लास में, तो लाइट 3 लाख से ही ट्रैवल करता है, लेकिन वो ग्लास के अंदर मौजूद एटम्स पे बाउंस करते करते टाइम वेस्ट करता है। मतलब सीधा सुई करके जाने के बदले वो ग्लास में मौजूद एटम का ऐसे रिफ्लेक्ट करते टाइम वेस्ट करता है ग्लास में। मतलब स्ट्रेट के बदले ऐसे जिगजैग जाता है और इससे वो हम लोग को स्लो प्रतीत होता है, लेकिन एक्चुअली में वो फोटॉन्स स्लो नहीं हो रहे हैं, वो बस मॉलिक्यूल्स में बाउंस कर रहे हैं। सेम इन वाटर, पानी में भी जो स्लो होता है लाइट का स्पीड हमें प्रतीत होता है कि 2,25,000 पे आ गया 3 लाख से, वो पानी के मॉलिक्यूल में बाउंस करते रहता है और स्ट्रेट लाइन में नहीं जा पाता और इससे उसका टाइम वेस्ट होता है। इसलिए थोड़े डिस्टेंस को ही कवर करने में उसको थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है और हमें स्लो स्पीड प्रतीत होता है। ये रियलिटी है। जस्ट इंप्रेशन देता है कि स्पीड स्लो हो गया, लेकिन लाइट का स्पीड एक्चुअल में कभी भी स्लो नहीं होता है। इसका मतलब वैज्ञानिक जो 38 मील जो 61 किलोमीटर पर सेकंड पे लाए, वो भी किसी टेक्निक के जरिए लाए जिसमें वो टाइम वेस्ट कर सके लाइट का। बहुत ही गजब फैक्ट है अगर आप इसको समझ पाए हो तो। फैक्ट नंबर 4, यूनिवर्स का सबसे मिस्टीरियस पार्टिकल आपको पता है कौन सा है? ना इलेक्ट्रॉन, ना न्यूट्रॉन, ना प्रोटॉन, एक न्यूट्रिनो नाम का पार्टिकल आता है। इसके बारे में मैंने आपको अलग अलग फैक्ट बताया है, बट आज इसके बारे में सब कुछ खोल के रख देता हूँ। चलो, न्यूट्रिनोस जो है उसको हमारे ब्रह्मांड का घोस्ट कहा जाता है, भूत। क्योंकि जिस तरह हम ऐसे जनरल कॉन्सेप्ट है कि भूत हमें दिखते नहीं है, न्यूट्रिनोज वैसे ही होते हैं। हर सेकंड जो आप मेरे को देख रहे हो, मेरे बॉडी से ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनोज मेरे अंदर से पास हो रहे हैं और आपके भी अंदर से, आप जहां भी बैठे हो इस ब्रह्मांड से बरसता ट्रिलियंस ऑफ न्यूट्रिनो पार्टिकल आपके अंदर से गुजर रहा है। न्यूट्रिनोज पार्टिकल की खास बात है कि वो नॉर्मल मैटर से इंटरेक्ट नहीं करती है और इजिली रॉक्स के अंदर भी, घने पहाड़ों के अंदर भी किलोमीटर अंदर तक पास हो जाती है। तो हर एक सेकंड बरसात हो रही है। अगर हम उसको विजुलाइज करें तो देखो, जैसे आपको दिख रहा है कि पार्टिकल्स पार हो रहे हैं, वैसे ट्रिलियंस ऑफ पार्टिकल्स एक्चुअल में पार हो रहे हैं, बट हमें दिखते नहीं है। ये विज्ञान भी समझ नहीं पाया है पूरी तरह से न्यूट्रिनोस को। और एक गजब बात है, मतलब आप समझो इसको, बहुत ही खतरनाक बात है कि अगर हम लोग मान लो बहुत चौड़ा सा एक कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बना दिए, एकदम लाखों किलोमीटर चौड़ा प्रोटेक्ट करने के लिए धरती को बना दिए कि न्यूट्रिनोज ना गिरे धरती पे। वैसे तो कोई नेगेटिव इफेक्ट पाया नहीं गया है, थोड़ी मतलब फर्क पड़ता है हमें या फिर धरती पे वो पास हो रहे हैं, उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट थोड़ी है, लेकिन तब भी हो रहे हैं। कि मान लो कि वैज्ञानिकों को लगा कि नहीं, हम इन न्यूट्रिनोज को आज समझ के रहेंगे, पहले देखते हैं कि इसको हम रोक कैसे पाते हैं। तो बहुत चौड़ा सा एक वॉल बना दिए जिसके अंदर न्यूट्रिनोज ना पास हो पाए। तो अरबों किलोमीटर चौड़ा थिक अगर कुछ बना दिए ना, मान लो पत्थर का, तो फिर भी उसको पार कर जाएगा अरबों किलोमीटर को भी। और इसका मास इतना कम होता है कि वैज्ञानिक बहुत साल तक यही कंसिडर किए थे कि इसका मास 0 होता है। 0 मास का पार्टिकल कैसे हो सकता है भाई?
कुछ तो होगा। ये नियरली मासलेस होता है, एकदम 0 पॉइंट, एकदम लाख 0 और 1 लिख दो उतना मास होता है इसका। और आप फर्मी लैब का गवर्नमेंट वेबसाइट का एक आर्टिकल देख सकते हो न्यूट्रिनोज के बारे में, और इसमें ये जानकारी दिया गया है कि 65 बिलियन न्यूट्रिनोज धरती से हर सेकंड पास हो रहे हैं, और ये एक इलेक्ट्रॉन से भी मिलियन टाइम लेस इसका मास होता है। और इतना कम मास होने के बावजूद भी ये एस्टिमेट किया गया है कि अगर आप यूनिवर्स के सारे न्यूट्रिनोज को एक साथ ला दोगे तो जितना तारे सबका वजन को आप एक जगह कैलकुलेट कर लो उतना ही न्यूट्रिनोज का भी आएगा। मतलब इतना मासलेस होते हुए भी वो इतना एबंडेंट है, वो इतने मात्रा में मौजूद है न्यूट्रिनोज। और इस न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स भी लगाए गए हैं धरती के चारों तरफ, लेकिन कुछ ही कुछ डिटेक्ट हो पाते हैं। और यहाँ तक कि सूरज से भी न्यूट्रिनोज निकलते हुए दिखा गया है। फैक्ट नंबर 3, आपने मैटर के बारे में सुना होगा। हम तो खुद मैटर है, हम लोग खुद मैटर है। एंटी मैटर के बारे में सुना होगा, मिस्टीरियस और डार्क मैटर के बारे में सुना होगा, बट क्या आपने कभी स्ट्रेंज मैटर के बारे में सुना है? हम लोग फिल्मों में अक्सर ऐसे कुछ लिक्विड के बारे में देखते हैं जो कि सब कुछ को कंज्यूम करने लगता है, और एकदम साइंस फिक्शन में जो हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं वैसी चीजें रियल में भी मौजूद है। अगर आप सही में एक्सप्लोर करने जाओ तो स्ट्रेंज मैटर कुछ वैसा ही है। स्ट्रेंज मैटर ऐसी चीज है, वो अगर कोई चीज को छू ले तो वो उसे भी स्ट्रेंज मैटर बना देती है, और ऐसे करते करते जितना भी वो फैलेगी उतना वो चीजों को गलाते और स्ट्रेंज मैटर में बदलते हुए चलते चलेगी। जब एक स्टार का अंत हो रहा होता है तब वो बर्स्ट करता है और अपने ही ग्रेविटी में कोलैप्स करके एक न्यूट्रॉन स्टार बनाता है। और जब कोई स्टार इतना ग्रेविटी का नहीं होता है कि वो ब्लैक होल बने, तब वो क्वार्क स्टार में बदल जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंस होता है, बट ब्लैक होल नहीं होता है, लेकिन डेंस बहुत होता है। और वो स्टार, वो क्वार्क स्टार अपने आप में इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो स्ट्रेंज क्वार्क्स को बनाने लगता है, और इसी से स्ट्रेंज मैटर निकलता है। और स्ट्रेंज मैटर को फिलहाल इम्पॉसिबल टू डिस्ट्रक्ट माना जाता है, उसको खत्म करने का कोई उपाय ही नहीं है, और वो ब्रह्मांड में कहीं भी हो सकते हैं, और कोई भी चीज इससे जब टच करेगी तो वो अपने भी स्ट्रेंज मैटर में बदल जाएगी, चाहे वो प्लेनेट हो या स्टार हो। ये बहुत ही गजब बात है, मतलब स्ट्रेंज मैटर, मतलब ये बिल्कुल ऐसी चीज है जो कि शायद ब्लैक होल से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये कॉन्टेजियस है, बिल्कुल एक वायरस की तरह। अभी तक तो फिलहाल यही पता चला है स्ट्रेंज मैटर के बारे में। एक ऐसा लिक्विड जो कि लिटरली पूरे के पूरे गैलेक्सीज को कंज्यूम कर सकता है, वो है ऐसा लिक्विड स्पेस में तैरता हुआ स्ट्रेंज मैटर। फैक्ट नंबर 2, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्केल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे यूनिवर्स में जितने भी सिविलाइजेशंस हैं, मतलब ये धरती पे मौजूद, धरती को जूम आउट करके देखो, ये पूरा एक सिविलाइजेशन है। तो इसी सिविलाइजेशन को स्केल करने के लिए कार्दाशेव स्केल होता है। कार्दाशेव स्केल सिविलाइजेशंस को रैंक करता है। पहला है टाइप 1 सिविलाइजेशन, इस स्केल का पहला। ये ऐसा सिविलाइजेशन होता है जो कि अपने आसपास मौजूद जितने भी चीजें हैं उसको इफिशिएंटली यूज कर पाए, और प्लैनेट पे मौजूद सारा एनर्जी फुल्ली उसके कंट्रोल में रहे। उस स्पेसिफिक प्लैनेट पे मौजूद एनर्जी, ह्यूमैनिटी यानी हम 0.75 इस स्केल पे आते हैं, ये एस्टिमेट किया गया है। और कुछ 100 साल बाद हम लोग टाइप 1 बन जाएंगे, ये एस्टिमेट किया गया है, जब हम लोग धरती को पूरी तरह से समझ चुके होंगे। जो हम लोग कहते हैं ना 95% ऑफ द ओशन इज अनएक्सप्लोर्ड, वो चीज हट जाएगी, और किसी भी तरह हम लोग जियोथर्मल और बाकी चीजों का यूज करके पूरे एनर्जी को निचोड़ पाएंगे पूरी तरह से, मतलब थग लाइफ की तरह धरती की एनर्जी को यूज कर पाएंगे। दूसरा आता है टाइप 2 सिविलाइजेशन। टाइप 2 सिविलाइजेशन इस स्केल पे उसको माना जाता है जो कि अपने नियर बाई तारे का भी फुल एनर्जी को यूज कर सके। तारे के एनर्जी को यूज करके इंटरस्टेलर ट्रैवल करना और बाकी चीजें जैसे कि मूवीज में दिखाते हैं। कोई भी सिविलाइजेशन अगर तारे के एनर्जी को हार्नेस कर पाए तो वो बहुत बेनिफिट ले सकती है, बट वैसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जो कि फिलहाल हम जैसे 0.7 ह्यूमैनिटी का तो नहीं है, लेकिन अभी 0.7 से हमें 1 पहुंचना है, फिर 1 से 2 पहुंचना है, और 2 में ऐसा होगा कुछ हजारों साल बाद जब हम लोग तारे के एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे। फिर ये जो कार्दाशेव स्केल है, इस पे थर्ड आता है
टाइप 3 सिविलाइजेशन उसे कहते हैं जो कि अपने पूरे गैलेक्सी के एनर्जी को हार्नेस कर सके, और टाइप 4 सिविलाइजेशन उसे कहते हैं जो कि ऑलमोस्ट पूरे यूनिवर्स के एटलीस्ट कुछ क्वार्टर पार्ट को समझ जाए पूरी तरह से और उस एनर्जी का इस्तेमाल कर सके। वो लिटरली गॉड लाइक स्पीसीज होंगे। एंड ये यूनिवर्स हम जितना सोचते हैं उससे अरबों गुना ज्यादा बड़ा है। मतलब आप सोचो पूरे दिमाग में कि ये यूनिवर्स यहाँ तक होगा, इतना दूर होगा, इतना दूर होगा। वो जस्ट एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है वो एरिया। उससे अरबों गुना ज़्यादा रियल में हमारा यूनिवर्स फैला हुआ है। तो इस पूरे वास्ट यूनिवर्स में जहाँ भी लाइफ होगा, तो ये जो कार्डाशेव स्केल है ये मानती है कि ये टाइप 2 टाइप 3 कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही है। एंड वैज्ञानिकों के हिसाब से टाइप 4 तो शायद एग्जिस्ट नहीं करती हो, लेकिन टाइप 1, 2 और 3 तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। ऐसे स्पीसीज जो कि अपने पूरे गैलेक्सी का एनर्जी हार्नेस कर पा रहे हैं। वो यहाँ से दूर होंगे वो अलग बात है, बट कहीं ना कहीं है। फैक्ट नंबर 1, क्या वेयरवुल्फ सही में होते हैं, एक्चुअल में होते हैं? तो हम लोग मूवीज में, हम लोग हॉलीवुड में बहुत सारे मूवीज देखते हैं वेयरवुल्फ से रिलेटेड। इंडिया में इस कॉन्सेप्ट के ऊपर भेड़िया पहली बार आया है जो कि स्त्री मूवी के यूनिवर्स में ही आता है। बट क्या हिस्ट्री में ऐसा कुछ रियल रेफरेंस मौजूद है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा, हाँ ऐसा रेफरेंस तो है एक्चुअली में। जैसे 17th सेंचुरी में एक द बीस्ट ऑफ गेवोडन, इसका एक जिक्र था इसके स्टोरी का। और ये एक ऐसा वेयरवुल्फ था जो कि एक 14 साल की लड़की का हत्या किया था। और इस इंसिडेंट में एक स्टडी भी की गई थी 1980 में, और ये पता चला था कि 210 अटैक्स रियल में हुए थे। और 1765 में जब ये फ्रांस में हो रहा था, तब वहाँ के किंग लुइस ने कहा था कि हम इसको मार डालेंगे, लेकिन ये हमेशा से एक मिस्ट्री बन के रह गया। ऐसी आपको और भी बहुत सारे स्टोरीज मिल जाएंगे, जैसे कि द लिवोनियन वेयरवुल्फ और द उल्फ ऑफ एंसबैच जो कि जर्मनी का कहानी है। और बुल्गारिया का आप ये आर्टिकल देखो, बुल्गारिया में एक बंद बक्से में एक हड्डी मिला था, और उस हड्डी को आप देखोगे तो वो एक्चुअल में वेयरवुल्फ की तरह ही दिखेगा, एक इंसानी भेड़िए की तरह। और ये स्कल एक बॉक्स में मिला था। लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता है कि एक भेड़िए को एक बीमारी होगी जिसके चलते उसका जो फेस है वो स्ट्रेच हो गया होगा और इसलिए इतना अजीब दिखता है। लेकिन ये एक रहस्य तो है बहुत बड़ा, और ऐसी कई सच्ची मान्यताएं पास्ट में रह चुकी है। भले ही अभी रियल टाइम में ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन इसके बारे में मैं कभी डिटेल्ड वीडियो जरूर लाऊंगा। तो ये था आज के फैक्ट्स। इस वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे जरूर क्लिक कर लेना ताकि न्यू वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।